हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम है आपका माई लर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने जाने वाले हैं किसके बारे में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे पीएच इफेक्ट्स। हमारे क्या एवरीडे लाइफ में क्या पीएच के इफेक्ट्स आते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इफेक्ट होती हैं अगर पीएच चेंज होता है तब। जैसे मैं बात करूं कि हमारे जो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है उसका पीएच कितना होता है, 1.4 होता है। ठीक है, वो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, वैसे ही जैसे पीएच ऑफ हमारे माउथ का अगर 5.5 से नीचे चला जाए तो हमारे दांतें सड़ने शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए, प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने क्या डिस्कस किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था किसके बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ हमने डिस्कस किया था। ठीक है ना, और अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने पहले क्या बताया था, तो पहले हमने पढ़ा था पीएच अपर स्टमक या पीएच इन केस ऑफ डाइजेशन भी आप बोल सकते हो। अगर डाइजेशन जरूरी है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक इंपॉर्टेंट रोल है, जिसका पीएच कितना होता है, 1.4 होता है। ठीक है ना, मैं बताया था प्रीवियस क्लासेस में। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, बहुत सारे के टाइप ऑफ फूड खा लेते हैं एक बार में, या बहुत ज़्यादा एक्सेस फूड ले लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, हमारे पेट में इंडाइजेशन हो जाता है। ठीक है ना, तो एक्से इंडाइजेशन क्यों होता है, ड्यू टू एक्सेस रिलीज ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। तो उसको ट्रीट करने के लिए, अब इंडाइजेशन हो गया तो आपको क्या होगा, इरिटेशन और पेन होगा। तो इरिटेशन और पेन को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटा एसिड्स यूज करते हैं। जैसे वेनम, अगर आपको कोई सांप काट ले तो वेनम वो क्या करता है, इंजेक्ट कर देता है आपके बॉडी में। तो अगर वेनम इंजेक्ट कर दिया वो, तो आपको क्या लेना पड़ता है, एंटी वेनम लेना पड़ता है। वैसे ही अगर एक्सेस एसिड होगा आपके पेट में तो क्या लेना पड़ेगा, एंटा एसिड लेना पड़ेगा। एंटा एसिड क्या एक्चुअल में क्या होते हैं, बेस होते हैं, जैसा कि मैंने लिखा है। और बेस जो यूज किए जाते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं एंटा एसिड के रूप में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और दूसरा हो सकता है सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3। फिर हमने देखा था कि अगर पीएच हमारे माउथ का भी चेंज हो रहा है, जैसे मैंने शुरू में ही बताया आपको कि अगर 5.5 से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो उस केस में क्या होता है, हमारे जो दांत हैं वो सड़ना शुरू कर देते हैं। जो हमारे दांत दांत जो मिससे मिल के बना है, किससे मिल के बना है, इनेमल से जो हमारे दांतें बने हुए हैं, जो कि वन ऑफ हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी में, कैल्शियम फॉस्फेट से बना है। वो भी क्या हो जाता है, जब पीएच बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है और पीएच स्ट्रांग और एसिड का पीएच लो हो जाता है, और एसिड उस केस में क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बिहेव करने लगता है, तो उस केस में इनेमल भी क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है धीरे धीरे, और हमारे दांतें सुड़ना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है जब हम क्या करते हैं, बहुत सारे सुगरी या स्वीट थिंग खाते हैं, जैसे कि चॉकलेट हुआ, केक हुआ, टॉफी हुआ, अगर हम उसको डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो उस केस में हमारे मुंह में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। बैक्टीरिया उस शुगर को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड में। और कौन से एसिड में, तो आप बोल सकते हो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और धीरे धीरे इससे क्या होता है, जो पीएच ऑफ माउथ होता है हमारे, वो 5.5 से नीचे चला जाता है, और इस केस में हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, फिर हमने देखा था कि पीएच ऑफ सॉइल कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है ना, नॉर्मली अगर आपको प्लांट ग्रो करना है सॉइल में, तो उसका पीएच अबाउट 7 पॉइंट होना चाहिए, 7.0। ठीक है ना, मतलब न्यूट्रल के आसपास कहीं ना कहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो सॉइल जो नेचुरली आपका एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अगर फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, तो जो एसिडिक सॉइल का पीएच है वो कितना लो जा सकता है, 4.0 तक जा सकता है। और बेसिक सॉइल का पीएच कितना हाई जा सकता है, 8.3 तक जा सकता है। अगर वो सॉइल जिसमें हम लोग प्लांट्स उगाना चाहते हैं, अगर वो क्या है, एसिडिक है बहुत ज्यादा, तो उस केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड, जो कि बेस की तरह बिहेव करते हैं, ये हमने देखा। अगर सॉइल आपका बहुत ज्यादा बेसिक, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कंपोस्ट और मैन्यूर यूज करते हैं। और यहाँ पे लिख सकते हो क्या, जो कंपोस्ट और मैन्यूर होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, आगे डिस्कस करेंगे एक्वेटिक एनिमल्स और अपने बारे में। ठीक है, तो ये तीसरा था, आइए चौथा देखते हैं। तो चौथा हमारा चेंज है पीएच चेंज इफेक्ट्स ह्यूमन ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ। एक्वेटिक लाइफ को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, एक्वेटिक, ठीक है, तो ये चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे।
आ जाइए देखते हैं इसको। ठीक है, तो हमारा जो बॉडी जो कह सकते हो हमारा जो बॉडी होता है वो नॉर्मली 7 to 7.1 या 2 3 पीएच रेंज के बीच में अच्छे से वर्क करता है। वैसे भी वो सेम एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी वो भी सेम ही है। ठीक है ना, 7 से 7 के बीच में रेंज में अच्छे से वर्क करता है। तो पहला पॉइंट तो यही लिख सकते हो कि आवर बॉडी वर्क्स वेल within the pH range of 7 to 7 पॉइंट, ठीक है, pH रेंज ऑफ 7 to 7.3 ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी यही चीज है। ठीक है ना, अगर इससे कम होता है पीएच, ठीक है ना, अगर ये बोल सकते हो कि इससे कम हो जाता है पीएच, तो पीएच अगर इससे कम हो जाता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि अगर पीएच ज्यादा है तो वो वाला जो सॉल्यूशन होगा लेस एसिडिक होगा, और अगर पीएच कम होता है, पीएच कम है, तो उस केस में वो सॉल्यूशन क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो इफ पीएच फॉल्स बिलो दिस रेंज देन देयर आर मेनी एलिमेंट्स बोल सकते हो या डिजीज बोल सकते हो, हेंस और diseases that can happen to a person। तो अगर इससे कम पीएच हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति को बहुत ढेर सारी बीमारियां हो सकती हैं। ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट मैं क्या बताना चाहता हूँ, फॉर एक्वेटिक लाइफ के लिए बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक्वेटिक लाइफ के लिए देखिए कि जो भी हमारे वाटर में रहने वाले क्या है स्पीसीज है, वही एक्वेटिक लाइफ होता है। तो अगर वहां पे अगर कभी कभी एसिड रेन होता है, ठीक है ना, तो अगर रेन का पीएच 5.6 के बिलो है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो द इफ पीएच ऑफ रेन इज बिलो 5.6 then that rain is called acidic rain। अगर पीएच जो रेन हो रही है, वर्षा हो रही है, अगर उसका पीएच रेन जो हो रहा है वर्षा, उसका अगर पीएच 5.6 के बिलो है तो उस काल में उस केस में उसको क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन का नाम दिया जाता है। और अगर बहुत ज्यादा एसिडिक रेन हो जाता है, मतलब जो बारिश होता है उसका पीएच 5.6 के बिलो है और बहुत ज्यादा हो रहा है वहां पे बारिश, तो उस केस में जो वाटर का पीएच होता है वो क्या कर देता है, लो कर जाता है। कि और उस केस में क्या होता है, जो एक्वेटिक लाइफ है वो सरवाइव नहीं कर पाती, उनके लिए डिफिकल्ट होता है लो पीएच में सरवाइव करना। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, ठीक है ना, यहाँ पे तुम लिख सकते हो ये टू मच एसिडिक रेन, ठीक है, टू मच एसिडिक रेन कैन लोअर द पीएच ऑफ वाटर which can cause which 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 may लिख लो, which may be threatening for aquatic life या aquatic species। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक रेन होता है और उस केस में अगर कहीं पे ऐसा वाटर सोर्स है, पॉन्ड हुआ, लेक्स हुए, तो उस केस में वहाँ पर जो एक्वेटिक स्पीसीज है उनके लिए वो थ्रेटनिंग हो जाता है। ठीक है ना, इतने कम पीएच में रहने वो नहीं रह पाती है। तो उस केस में क्या करते हैं, उस केस में देखिए
ठीक है, उस केस में क्या होता है, टू ट्रीट द लोअर पीएच ऑफ वाटर इन केस ऑफ एक्वेटिक स्पीसीज, ठीक है ना, एक्वेटिक स्पीसीज वी यूज कैल्शियम कार्बोनेट। हम क्या यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो उस केस में जहाँ पे भी इतना ज्यादा एसिडिक रेन हुआ है और वाटर सोर्स है, वहां पे अगर पीएच बहुत ज्यादा लो हो गया है और एक्वेटिक स्पीसीज के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग है, वो नहीं रह पा रही है उसमें, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, पानी में कैल्शियम कार्बोनेट मिला देती हैं, तो वो एक्सेस जो एसिडिक है या एसिडिक कैरेक्टर है उस वाटर का, उसको क्या कर देता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है, और हमारा जो पीएच हो जाता है उस केस में क्या हो जाता है, अब लोअर नहीं होगा, वो क्या रहेगा, हाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब वहां पे एक्वेटिक स्पीसीज आराम से रह सकती हैं, तो ये बात है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट ध्यान देना है। एसिडिक रेन जब होता है, कब होता है, जब रेन का पीएच 5.6 हो, और टू मच एसिडिक रेन के केस में क्या होता है, जो भी वाटर के सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, लेक्स हुए, पॉन्ड्स हुए, ठीक है ना, तो वहां पे उस पानी का पीएच भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा लोअर हो जाता है, और बहुत ज्यादा लोअर हो जाता है तो उस केस में एक्वेटिक स्पीसीज नहीं रह जाती हैं, रह पाती हैं उसमें, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वहां पे पानी में कैल्शियम कार्बोनेट मिला देते हैं। अब आइए आगे चलते हैं, ठीक है। अगला है और लास्ट है क्या, ठीक है, ऐसे देख सकते हो, ये अगर चौथा था तो पांचवा है, ठीक है। जो नेचर में कुछ कह सकते हो, जैसे कुछ इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, उनमें भी कुछ वो क्या करते हैं, जब हमको बाइट करते हैं तो हमारे अंदर क्या एसिडिक या बेसिक लिक्विड इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे कि हमें इरिटेशन और पेन होता है। जैसे हनी बी की बात किया जाए, तो जब वो बाइट करते हैं तो क्या करता है, वो आप में एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट कर देता है, जिसको ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जिसको ट्रीट करने के लिए हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर वास्प है, ठीक है ना, अगर वो बाइट करता है तो वो क्या करता है, अल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट कर देता है, जिसको ट्रीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, विनेगर, एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। तो वही मैं चीजें बता रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, when हनी बी, ठीक है, बाइट्स अ पर्सन, जब कभी भी मधुमक्खी किसी पर्सन को बाइट करती है, तो उस केस में क्या होता है, वो क्या इंजेक्ट कर देती है, वो इंजेक्ट कर देती है, आप बोल सकते हो वहां पे क्या, एसिडिक लिक्विड, एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट कर देती है हमारे बॉडी में, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में देना है, ठीक है। तो व्हेन हनी बी बाइट्स ए पर्सन, इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड इन आवर बॉडी, causing इरिटेशन एंड पेन, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, इरिटेशन और पेन होता है। तो अब उसने एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट कर दिया, तो अब एसिड को ट्रीट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बेस यूज करेंगे, और वो बेस क्या होता है, बेकिंग सोडा, आप जानते हो, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हो, टू ट्रीट दिस इरिटेशन एंड पेन, द एरिया स्टंग बाय बी, जहां पे उसने क्या किया हुआ है, काटा हुआ है एक एरिया, स्पेसिफिक एरिया जहां वो बाइट करेगी, इंजेक्ट करेगी, तो वहां पे आप क्या करोगे, रब कर दोगे किसको, बेकिंग सोडा को, ठीक है। टू ट्रीट दिस इरिटेशन पेन द एरिया स्टंग बाय बी इज रब्ड बाय बेकिंग सोडा, which relieves, which gives relief from
पेन एंड इरिटेशन। तो ये आपको ध्यान देना है, जब भी आपको हनी बी क्या करे, बाइट कर ले, तो उस केस में आप बेकिंग सोडा रब कर सकते हो उस एरिया पे जहां पे उसने क्या किया हुआ है, स्टिंग किया हुआ है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, ठीक है। ये चीज आपका क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अब मधुमक्खी ने काटा, अगर वास्प काट ले, हड्डा उड्डा टाइप काट ले कोई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा। तो अब देखो यहाँ पे, व्हेन वास्प बाइट्स अ पर्सन, ठीक है ना, इट इंजेक्ट्स एन अल्कलाइन लिक्विड, अल्कलाइन लिक्विड इन आवर बॉडी causing पेन एंड इरिटेशन। तो जब भी क्या होता है, जब भी आपको वास्प काट लेता है, बाइट कर लेता है, तो उस केस में वो क्या इंजेक्ट कर देता है, अल्कलाइन लिक्विड इंजेक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान देना है, अल्कलाइन लिक्विड, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दोगे एसिडिक लिक्विड, ठीक है, अल्कलाइन लिक्विड यहाँ पे, ठीक है ना, और इस केस में एसिडिक लिक्विड, एसिडिक लिक्विड, ठीक है। तो ये आप ध्यान दोगे, जब भी हनी भी काटेगा तो वो एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करता है और ट्रीट किया जाता है किसके द्वारा, बेकिंग सोडा के द्वारा, रब्ड बाई बेकिंग सोडा। यहाँ पे लिख लेना बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा विच गिव अस रिलीफ। अगर यहाँ पे अल्कलाइन लिक्विड है, मतलब यहाँ पे बेसिक टाइप है, तो बेसिक को, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, एसिडिक, एसिडिक नेचर का कोई सब्सटेंस लेंगे, या बोल सकते हो एसिड से रब कर सकते हैं। और वो एसिड कहाँ से मिलेगा, वी कैन यूज विनेगर, ठीक है, तुम विनेगर इस्तेमाल कर सकते हो। विनेगर क्या करता करता है, कंटेन्स एसिडिक एसिड, एसिडिक which can neutralize the alkaline liquid, ठीक है ना, जो कि अल्कलाइन लिक्विड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, जो कि इंजेक्ट किया गया है किसके द्वारा, इंजेक्ट किया गया है वास्प के द्वारा, ठीक है ना। तो उसको क्या कर सकता है, आपको न्यूट्रलाइज करके दे सकता है, जिससे आपको क्या होगा, वहां पे इरिटेशन और पेन से रिलीफ मिलेगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला आते हैं, अगला देखते हैं क्या है, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, जब एंट बाइट करती है तो एंट बाइट्स एंड इंजेक्ट मेथनोइक एसिड, मेथनोइक एसिड इन आवर बॉडी, ठीक है। तो जब भी एंट बाइट करती है तो वो क्या इंजेक्ट कर देती है, मेथनोइक एसिड इंजेक्ट कर देती है हमारे बॉडी में। मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है देख लो, आगे तुम लास्ट जो चैप्टर है कार्बोनेट्स कंपाउंड उसमें पढ़ोगे। मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है क्या, इसी से लिख दे रहा हूँ मैं, HCOOH, इसको बोलते हैं मेथनोइक एसिड। ये स्ट्रक्चर होता है एक्चुअल में, तो ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये है मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला, ये रहा उसका स्ट्रक्चर। तो ये है तुम्हारा मेथनोइक एसिड। तो ये वाला क्या कर देता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है एसिड्स के द्वारा, किसमें, हमारे बॉडी में। सिमिलरली आपका एक नेटल प्लांट होता है, नेटल लीफ या नेटल प्लांट्स बोल सकते हो, ठीक है ना। वैसे ही ये पहला था, दूसरा देखो, नेटल लीफ, लीफ, लीफ आल्सो uses
मेथनोइक एसिड। जो मेटल का लीफ होता है वो भी क्या यूज करता है, मेथनोइक एसिड को यूज करता है, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ये सब नेचर का दिया हुआ है, टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन इसको टच कर लेगा उसके लीव्स को, तो उसमें लीव्स में ऐसे निकले होते हैं कांटों की तरह, तो वो क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं मेथनोइक एसिड हमारे बॉडी में, जिससे कि इरिटेशन और पेन होता है। ठीक है ना, तो उसको ट्रीट करने के लिए इस नेटल लीफ के बगल में ही एक डॉर्क प्लांट होता है, उसका भी आप क्या कर सकते हो, रब कर सकते हो उसको लेके, आपको कोई बेसिक चीज का इस्तेमाल करने को रहेगा, जैसे कि बेकिंग सोडा वोडा। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो मैंने अपने बताई, यहाँ से चल के बताए पीएच चेंज इफेक्ट्स ह्यूमन एंड एक्वेटिक लाइफ। जब पीएच रेंज 7 to 7.3 के बीच में होता है, मतलब न्यूट्रल टाइप, तो उस केस में क्या होता है, हमारा बॉडी अच्छे से वर्क करता है। लेकिन अगर इससे बिलो चला गया तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। एक्वेटिक लाइफ के केस में क्या है, अगर आप कहीं पे वाटर का सोर्स है जहाँ पे मछलियां रह रही हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक रेन होता है, एसिडिक रेन क्या है, जब पीएच ऑफ रेन क्या हो जाए, बिलो 5.6 चला जाए, तो उस केस में जो वाटर होता है उसका पीएच फॉल कर जाता है, गिर जाता है, जिसकी वाटर और ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, और एक्वेटिक लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाती है, उनके लिए थ्रेटनिंग होता है। तो उस केस में वाटर को किससे ट्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से। फिर मैंने बताया कि अगर हनी भी अगर बाइट करती है किसी पर्सन को, तो वो एसिडिक लिक्विड इंजेक्ट करती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए बेकिंग सोडा, ठीक है ना, जो कि बेसिक होता है नेचर में। और अगर वास्प किसी पर्सन को क्या करती है, बाइट कर देती है, तो वो क्या लगा, क्या इंजेक्ट करती है, अल्कलाइन लिक्विड। तो उस केस में हम क्या यूज कर लेते हैं, विनीगर यूज कर सकते हैं, जो कि क्या होता है, जो कि आप बोल सकते हो क्या होता है, जो कि कंटेन करता है एसिडिक एसिड, मतलब एसिडिक इन नेचर होता है, और वो अल्कलाइन लिक्विड को न्यूट्रलाइज कर सकता है, ये मैंने बताया। फिर अगर क्या है, अगर आपको कोई एंट बाइट कर ले, तो वो मेथनोइक एसिड बॉडी में इंजेक्ट कर देती है, और मेथनोइक एसिड का फॉर्मूला ये रहा HCOOH। और अगर कोई नेटल लीफ है, नेटल लीफ का, नेटल का प्लांट्स होता है, उसके पत्तियों में जो होते हैं ऐसे कांटे निकले होते हैं, तो वो भी मेथनोइक एसिड को इस्तेमाल करती है अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, बताइए। ठीक है, यहाँ पे हमारा पीएच के बारे में जितनी भी चीजें जाननी थी वो क्या होती हैं, खत्म होती हैं। ठीक है ना, तो अब हम लोग चलेंगे किसके पास, अब हम लोग चलेंगे सीधे, अब कुछ जो चीज मैं बताने वाला हूँ देखो। ठीक है, अब आखिरी टॉपिक के अपने चारों ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे बताने से पहले यहाँ पे देख लो। ठीक है, अब पढ़ने वाले हम लोग किसके बारे में, सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले देखो, एक टाइप का रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड एंड बेस react together to form salt and water। एसिड और बेस क्या करती हैं, आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती है। जैसे एग्जांपल ले लो, क्योंकि सॉल्ट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ, तो सॉल्ट कैसे बनता है वो मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मैं क्या करूँ, यहाँ पे देखो, कोई बेस ले लिया मैंने NaOH, उसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ, HCl के साथ, ये हो गया एसिड। तो ये क्या बनाता है, बेस प्लस एसिड, या एसिड प्लस बेस बनाएगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये आपका क्या हो गया, सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट का नाम क्या है देख लो, सॉल्ट का नाम है NaCl। सॉरी गाइस, NaCl बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। इस पूरे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे रिएक्शन को बोला जाता है क्या, इस पूरे रिएक्शन को बोलते हैं क्या, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखोगे, तो इस पूरे को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। H2 एक्चुअल में लिक्विड होता है, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे जो मैंने लिया हुआ है, ये क्या है, ये बेस है, इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है ये? बेस है। क्या है बच्चों? बेस। ये जो चीज है इसको बोलते हैं एसिड। इसको बोलते हैं एसिड। ये जो बना वो कैसे बना? सॉल्ट है, और ये तुम जानते हो डेली पीते आ रहे हो, इसके बिना तो जीवन नामुमकिन है गर्मी में। वाटर है, H2O। अब देखो सॉल्ट कैसे बना, ये हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। ये रिएक्शन बताने का मेरा एक ही मकसद है कि तुम जान पाओगे कि सॉल्ट एक्चुअल में बन कैसे रहा है। तो देखो पहले ये चीज ध्यान देखो, Cl कहाँ से आया? तो एक्चुअल में Cl सबसे पहले किसके पास था? Cl था एसिड में, HCl, ठीक है ना, HCl था। HCl को अगर पानी में डालते हैं तो वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। ये तुमने भली भांति पढ़ा होगा, कुछ देर पहले चैप्टर में भी दिया हुआ है, अच्छे से एनसीईआरटी में लिख के दिया हुआ कि भैया एसिड को H2O में डालते हैं तो वो आयंस में क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। अगर पूरा डिसोसिएट हो जाए तो स्ट्रांग बोलते हैं, और अगर कंप्लीटली नहीं हो पाता है, कुछ ही भाग होता है डिसोसिएट, जिसको कि पार्शली डिसोसिएशन बोलते हैं, तो उस केस में उसको वीक एसिड का नाम दे दिया जाता है। ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये H प्लस बना और ये Cl माइनस बना, ठीक है। और अगर तुम बेस को देखोगे, यहाँ पे बेस के बारे में लिख दूं थोड़ा सा, देखो यहाँ पे बेस के बारे में बस मैं समझा रहा हूँ तुमको, उसके बाद सॉल्ट पे चल लेंगे, थोड़ा धैर्य रखो। तो यहाँ पे अगर मैं बेस के बारे में लिखूं NaOH, इसको भी पानी में डालोगे तुम तो क्या मिलेगा? Na प्लस और OH माइनस, ये मिलता है, ठीक। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, अगर तुमने पहला चैप्टर, कौन सा कलर, ठीक है ये वाला कलर सही है, अगर तुमने पहला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कई टाइप्स के रिएक्शन। कॉम्बिनेशन पढ़ते हो तुम, डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो, डिकम्पोजिशन पढ़ते हो, डिकम्पोजिशन में भी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा हो रहा है वो पढ़ते हो, लाइट के द्वारा हो रहा है वो पढ़ते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन अलग से पढ़ते हो, फिर लास्ट में रेडॉक्स पढ़ते हो। तो कहीं कहीं तुमको ये नहीं लग रहा है कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तुम्हारा कैसा रिएक्शन है? ये तुम्हारा है, बोल सकते हो एक टाइप का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसा है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टाइप है ये, बोल सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप। इसमें हो क्या रहा है, इसमें जो H प्लस आयन है एसिड के, ये रहा H प्लस आयन और ये रहा Cl माइनस, H प्लस और ये Cl माइनस, यहाँ पे रहा Na प्लस और यहाँ पे रहा OH माइनस। तो तुम नहीं देख पा रहे क्या? ध्यान से देखो, H प्लस को रिप्लेस कर दे रहा है क्या? सोडियम। सोडियम रिप्लेस कर दे रहा है कि नहीं बताओ? H प्लस की जगह क्या आ जा रहा है? सोडियम, और वो जुड़ जा रहा है किसके साथ? Cl माइनस के साथ, और तुम्हारा कंपाउंड क्या बना रहा है? NaCl, जिसको मैं क्या बोल दे रहा हूँ कि ये सॉल्ट है। और उसी केस में यहाँ पे बोल सकते हो कि डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट बोल लो यहाँ पे, ठीक है ना, इसको बोल सकते हो क्या? डिस्प्लेसमेंट रिएक्स, ठीक है। ये कटो, कट जा भाई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहां पे H प्लस के द्वारा H प्लस को कौन डिस्प्लेस कर दे रहा है? Na प्लस डिस्प्लेस कर दे रहा है, और वहां पे क्या आ जा रहा है? खुद जुड़ जा रहा है और NaCl बना रहा है। तो जब भी किसी एसिड में दो चीजें होंगी, एक तुम्हारा H प्लस होता है और एक तुम्हारा कटायन होता है जो कि तुम्हारा क्या होता है? H प्लस, और दूसरा एक तुम्हारा एनायन होता है जो कि ये इस केस में क्या है? Cl माइनस। तो किसी भी एसिड में अगर मेटल क्या कर रहा है? H प्लस को डिस्प्लेस कर दे रहा है, तो उससे जो चीज बनती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जहां पे इस केस में ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखा रहा है, जहां पे H प्लस डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है किसके द्वारा? Na प्लस के द्वारा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं? सॉल्ट बोल रहे हैं। तो यही चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, और अगला टॉपिक रहेगा किसके बारे में? सॉल्ट्स के बारे में। तुम यहाँ पे देख सकते हो सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो लिख सकते हो सॉल्ट्स आर द कंपाउंड, ठीक है। formed by the formed by the displacement of H प्लस, या कह सकते हो हाइड्रोजन आयन,
डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम मेटल, मेटल के द्वारा अगर डिस्प्लेस कर दिया जा रहा है हाइड्रोजन के, ठीक है ना, और उससे जो हमारा कंपाउंड मिल रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सॉल्ट बोल देते हैं, जहाँ की पीछे वाले केस में हमने लिखा था, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम ध्यान दोगे कि Na+ ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, H+ को, और उसने एक कंपाउंड बना लिया, ये वाला कंपाउंड बनाया, कौन सा, ठीक है, ये वाला कंपाउंड बनाया। अगर मैं तुमको अच्छे से दिखाऊं तो ये वाला कंपाउंड बना है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड बना, तो इसको हमने क्या किया, सॉल्ट नाम दिया। कैसे बन रहा है, H+ को डिस्प्लेस कर दे रहा है कौन, ये मेटल, ये है तुम्हारा मेटल, ये है Na+, Na+ क्या है, मेटल, और ये मेटल डिस्प्लेस कर दे रहा है हाइड्रोजन H+, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने पढ़ा भी था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है तुम्हारा, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये बन गया आपका सॉल्ट, ठीक है। तो यही सॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सॉल्ट्स आर द कंपाउंड फॉर्म बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ H+ आयन फ्रॉम मेटल। बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, देखो अब यहाँ पे नाम कर लेते हैं कौन कौन से सॉल्ट्स हैं, ठीक है। देखो सॉल्ट ऑफ, जैसे तुम बात करो हाइड्रोक्लोरिक, अरे क्लोरीन, अगर सॉल्ट्स ऑफ क्लोरीन है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोराइड्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, क्लोराइड। लास्ट में अगर Cl बोल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड सॉल्ट का नाम दिया जाता है, ठीक है ना। दूसरा केस, दूसरा यहाँ पे लिख सकते हो, वैसे क्लोराइड्स हैं तुम्हारे, ठीक है, ठीक ये दूसरा, सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट, ठीक है, बनते हैं किसके द्वारा, ठीक है। वैसे क्लोराइड्स हैं, ये लिख सकते हो सॉल्ट्स ऑफ SO4 - 2 लिख लो यहाँ पे। अगर कहीं पे SO4 जुड़ा हुआ है तो उसको नाम क्या देते हैं, उसको नाम देते हैं सल्फेट, ठीक है। अगर कहीं पे क्या जुड़ा हुआ है, CO3 - 2, तो उसको क्या नाम देते हैं, कार्बोनेट्स। क्या नाम देंगे, कार्बोनेट्स, ठीक है ना। और अगर ये लिख लेना यहाँ पे, तीसरी बात, चौथी बात यहाँ पे, अगर NO3 - 1 के द्वारा बना हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या नाम देते हैं, नाइट्रेट्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे यहाँ पे, नाइट्रेट्स, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे, एग्जांपल लिख लो, जैसे कि NaCl हुआ, KCl हुआ, NH4Cl हुआ, इसको क्या नाम देंगे, क्लोराइड्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे, क्लोराइड्स। MgSO4 हुआ, K2SO4 हुआ, उसके बाद Na2SO4 हुआ, इसको क्या नाम देते हैं, सल्फेट सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है ना। कार्बोनेट्स का देख लो, कार्बोनेट्स में जैसे तुम्हारा Na2CO3 हुआ, CaCO3 हुआ, कॉपर कार्बोनेट, ठीक है ना, ये सब क्या कहलाएंगे, कार्बोनेट्स के सॉल्ट कहलाएंगे। NO3 - 1 मतलब कि जैसे नाइट्रेट्स, तो NaNO3 हुआ, ठीक है, KNO3 हुआ, ये सब क्या तो कहलाएंगे, तुम्हारे नाइट्रेट्स के सॉल्ट कहलाए जाएंगे। तो ये चीज को, इस चीज को तुमको ध्यान देना है कि क्लोरीन के है तो क्लोराइड्स बोलते हैं, SO4 - 2 अगर लास्ट में आ रहा है तो सल्फेट बोलेंगे। मेटल रहना चाहिए हर जगह, तुम देखोगे तो मेटल है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये बनेंगे किससे, ये बनेंगे जब एसिड और क्या करेंगे हम लोग, बेस का रिएक्शन कराएंगे, तब एसिड और बेस का रिएक्शन कराएंगे, तब उस केस में क्या होगा, ये कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करके क्लोराइड, सल्फेट्स, कार्बोड, नाइट्रेट्स, ये सब बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये बात तुमको समझ में आए कि नहीं, ये बताओ। तो ये बात तुमको समझ में है कि नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे एसिड्स रहेंगे, तुम्हारे एसिड्स रहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हारे एसिड्स रहेंगे, यहाँ पे जैसे यहाँ पे H+ रहेगा कहीं ना कहीं,
यहाँ पे भी H प्लस रहेगा तुम्हारा, कहीं ना कहीं यहाँ पे भी रहेगा, और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, तो मेटल के द्वारा ये H प्लस रिप्लेस कर दिया जाएगा, जैसे कि हमने पिछले ही देखा। ठीक है ना, मेटल के द्वारा रिप्लेस कर दिया जा रहा था, और रिप्लेस कर दिया जा रहा था तो क्या हो रहा था, यहाँ पे सॉल्ट हमारा बन जा रहा था। तो ये चीज़ हम लोग देखने वाले। ठीक है ना, कैसे बनने वाले, तो आइए एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, देखो ढेर सारे एग्जाम्पल्स है मेरे पास। जैसे मैं बनाता हूँ क्या, पहले बात करते हैं सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। तो सॉल्ट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कहलाते हैं तुम्हारे, क्लोराइड्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, क्लोराइड। ठीक है, अभी मैंने देखा वही, तो दूसरा लेते हैं, जैसे KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तुम्हारा बेस होता है, उसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ, HCl के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे तुम्हारा सॉल्ट बनेगा, वो सॉल्ट क्या होगा, KCl प्लस H2। ठीक, तो ये तुमको ध्यान देना है, KOH प्लस HCl, KCl प्लस H2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखोगे तो ये K प्लस जो है वो H प्लस को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है। क्या कर रहा है, डिस्प्लेस। K प्लस डिस्प्लेसेस H प्लस आयन, H प्लस आयन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, उससे जो हमको चीज मिल रही है इसको क्या नाम दे रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं क्या, इसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, सॉल्ट। इसको क्या नाम दे रहे हैं, सॉल्ट बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लोराइड का सॉल्ट है, जिसको बोलते हैं क्या, पोटेशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा पोटेशियम क्लोराइड। तो ये तुमको बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, तेरा हाइड्रोक्लोरिक का सॉल्ट। दूसरा एग्जांपल देख लो यहाँ पे, ये पहला था बी, दूसरा। अगर हम क्या करते हैं, मान लो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, HCl। तो सेम यही चीज़ बनेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस H2। ठीक है, तो ये तुम बात ध्यान में देना, MgCl2 और H2O यहाँ पे बन गया है। बैलेंस करने के लिए 2 लगा सकते हो, यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे क्या कर देना, 2 लगा लेना, बैलेंस हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो जो मैग्नीशियम आयन है Mg+2, ठीक है ना, उसने H+1 को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। लिख सकते हो Mg+2, मतलब Mg+2 क्या है, मेटल। Mg+2 मेटल है, रिप्लेसेस H प्लस आयन। ठीक है ना, H प्लस आयन को रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, यहाँ पे जो चीज बन रही है इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे सॉल्ट। इसको क्या नाम दोगे तुम, मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम देंगे, मैग्नीशियम क्लो। ठीक है, तो ये भी क्या है तुम्हारा, सॉल्ट है। क्या है ये, सॉल्ट। ठीक है, तो ये ऐसे तुम्हारे घर के सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो मैंने बात की कि Cl माइनस का सॉल्ट है, जो कि कैसे आएगा Cl माइनस, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, हर जगह कहीं ना कहीं हाइड्रोजन तुमको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसी को रिप्लेस ही करना है। ठीक है ना, उसी को क्या करना है, रिप्लेस करना है। ठीक है, तो कार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड्स और नाइट्रेट्स बनेंगे। क्लोराइड्स हमने देखा कैसे बनेंगे। ठीक है ना, क्लोराइड्स हमने देख लिया। अब आओ देखते हैं किसके बारे में, सल्फेट्स के बारे में। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर तुम यहाँ पे क्या ले लो, अब यहाँ पे कोई भी ले सकते हो मेटल, KOH ही ले लेते हैं, सबसे सिंपल यही है। सल्फेट का सॉल्ट बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, हमें सल्फ्यूरिक एसिड लेना पड़ेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। ठीक है,
इसको तुम ले लोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, K2SO4 प्लस H2O। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो K प्लस है, K प्लस आयन, वो हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर दे रहा है और बना क्या रहा है, बना रहा है K2SO4। क्या बना रहा है, K2SO, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोटेशियम सल्फेट। क्या बोलेंगे, पोटेशियम सल्फेट बोला जाएगा। ठीक है, तो ये सल्फेट का सॉल्ट हो गया। तीसरा जो है हमारा वो क्या है, कार्बोनेट्स के बारे में था शायद। कार्बोनेट्स के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, कार्बोनिक एसिड यूज करना पड़ेगा, H2CO3 वहीं से मिलेगा। तो यहाँ पे देख लो NaOH प्लस H2CO3, ये वीक एसिड होता है, रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, N2CO3 प्लस H2O। ठीक है, यहाँ पे भी सेम चीज हुई है जो कि हर केसेस में हो रही है। मेटल जो है वो रिप्लेस कर दे रहा है किसको, हाइड्रोजन को। तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है, यहाँ पे जो चीज प्राप्त हो रही है उसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, सॉल्ट बोल दे रहे हैं। ठीक है ना, Na+1 ने हाइड्रोजन को कर दो, मेटल हैज रिप्लेस्ड हाइड्रोजन आयन। ठीक है, 1 रहेगा यहाँ पे, सॉरी 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है, इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, ये चीज़ है, ये हो गया। और किसके बारे में बताना था, कार्बोनेट्स हो गए तुम्हारे, क्लोराइड सल्फेट कार्बोनेट, नाइट्रेट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, लास्ट होगा चौथा नाइट्रेट। नाइट्रेट, नाइट्रेट के लिए क्या क्या चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे कोई भी ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया क्या, आप ले सकते हो। ठीक है, सिंपल ही ले लेते हैं, NaOH एक्वस प्लस KNO HNO3, HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो जब रिएक्ट कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा NaNO3 प्लस H2O। ये जो नाइट्रिक एसिड था उसमें क्या हुआ, उसमें H प्लस आयन था, तो उस H प्लस आयन को किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, मेटल के द्वारा। H प्लस आयन रिप्लेस्ड बाई सोडियम आयन। तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे जो चीज़ बनी उसको क्या बोल देंगे, सॉल्ट का नाम दिया जाएगा। ठीक है, इसको क्या नाम देंगे, सॉल्ट का। तो इसको क्या तुम बोलोगे, सोडियम नाइट्रेट सॉल्ट, या नाइट्रेट्स बोल देते हैं। ठीक है, तो ये था सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये थे हमारे किसके बारे में, पूरे सॉल्ट्स के बारे में, कैसे क्लोराइड सल्फाइड नाइट्रेट्स कार्बोनेट्स। ठीक है ना, उसके बाद और भी हैं। ठीक है ना, जैसे कि एक लास्ट है, लास्ट में भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, एक पांचवा मैं बता देता हूँ। जैसे मैं एसिटिक एसिड ले लूँ, यहाँ पे एसिटेट्स, एसिटेट्स बोल सकते हो उसको, एसिटेट्स। जैसे अगर तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया कि जो कि बेस है, उसको रिएक्ट करा सकते हो किसके साथ, CH3COH के साथ। ये जो CH3COH होता है इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, जो तुम्हारा Na+ है वो किसको रिप्लेस कर देगा, इस H प्लस आयन को रिप्लेस कर देगा और खुद यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या कंपाउंड, जो तुम्हारा कंपाउंड बनेगा वो होता है CH3COO Na+H2O। तो ये जो CH3COO Na बना, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटेट, एसिटेट सॉल्ट। इसका नाम होगा सोडियम एसिटेट। क्या नाम होगा, सोडियम एसिटेट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सोडियम एसिटेट। ठीक है, तो इतने सारे सॉल्ट्स हैं। ठीक है ना, इनके बारे में हमने जानकारी ले लिया। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं, जिंक सल्फेट,
जिंक क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, ठीक है ना, जितने भी हैं सब लिख सकते हो यहाँ पे, जितना तुम्हारा मन करे। यहाँ पे पांचवा ऐड कर लेना, ये चौथा था, ठीक है, पांचवा ऐड कर सकते हो यहाँ पे, सॉल्ट्स ऑफ CH3COH, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एसीटेट्स, क्या बोलते हैं, एसीटेट्स। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो आज हमने क्या किया, सॉल्ट्स के बारे में जान लिया, ठीक है ना। अगले क्लास में हम देखेंगे कि अगला जो टॉपिक रहेगा उसमें हम लोग थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और वो जानने की कोशिश करेंगे कि कोई सॉल्ट तुम्हारा न्यूट्रल भी होता है जैसे कि NaCl है, कोई सॉल्ट तुम्हारा एसिडिक भी होता है, कोई सॉल्ट तुम्हारा बेसिक भी होता है, ठीक है ना। तो उस केस में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, ऐसे ही जुड़ते रहिए माई लर्निंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, और आपको यहाँ पे हर चैप्टर का लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। तब तक हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।